हैं जिनके पास किसी एसेट पे स्पेसिफिक मॉर्गेज है या उन्होंने प्लेज किया हुआ है अपने पास। दूसरे जो जनरल क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे मिलते हैं। तीसरा शेयर होल्डर को मिलते हैं, उसकी बारी सबसे लास्ट में आती है। तो यहाँ इस केस में बैंक आपकी लाइबिलिटी लेके खड़ा होगा, उसका अगर नंबर आया तो पैसे मिलेंगे, नहीं आया तो लॉस। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट आ जाए, शेयर होल्डर के घर नहीं जा सकते। चलिए यहाँ हम कर लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस। ये हैंडआउट आपके सामने आ रहा है, इज एवरीवन एबल टू सी इट? चलिए जी, so we have this question in front of us. सर कॉल और पुट ऑप्शन से कितना डिफरेंट है? जब वो पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा शाहरुख, अभी हम पढ़ नहीं रहे। जिस गली जाना नहीं उसका जिक्र नहीं, जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो। ABC Limited imports rice from Egypt and then exports it to Germany. ABC Limited बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। क्या कर रहा है जी? ABC Limited buys from Egypt और एक्सपोर्ट करते हैं किसको? जर्मनी को। क्यों करते होंगे ऐसा? सही है, लेकिन जो जर्मनी में खरीद रहा है वो डायरेक्ट इजिप्ट से नहीं ले सकता। क्या रिस्ट्रिक्शन? भाई सारी बात जिम्मेदारी की होती है, बस कोई जिम्मेदारी लेके वो चावल सही क्वालिटी का देगा। अगर इजिप्शियन सप्लायर कमिटमेंट लैक करता है और वो अपनी बात से फिर सकता है तो जर्मनी वाला रिस्क नहीं ले, बोलेगा ठीक है 4 पैसे ज्यादा फेंको, लेकिन कोई बीच में ऐसा शख्स हो जो गारंटी लेके चीज सही पहुंचेगी हमारे पास। ये बेसिक मकसद होता है। किनके पास हैंड आउट नहीं है इधर पास ऑन करते हो यार, ये खुद ही पीछे दे देंगे, किसी के भी हाथ में दे दो। अब आगे देखते हैं। द कंपनी हैज अंडरटेकन फॉलोइंग 2 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ राइस। 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट 1 6000 टन की क्वांटिटी, कॉन्ट्रैक्ट 2 7000 टन की क्वांटिटी। देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। इंपोर्ट कितने पे कर रहे हैं हम? 10 इजिप्शियन पाउंड्स पर टन एंड 10.5 इजिप्शियन पाउंड्स पर टन। एक्सपोर्ट कितने पे कर रहे हैं? 2.8 यूरोस पर टन एंड 2.92 यूरोस पर टन। इसकी डिलीवरी कब आनी है? 1 महीने में, और इसकी डिलीवरी 2 महीने में। 2 महीने में। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। हम बैंक के पास गए, हमने कहा जी इतने सारे इजिप्शियन पाउंड हमें चाहिए और इतने सारे यूरोज हमें देने हैं। बैंक ने कहा ये तो बहुत सारी बातें हो गई, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लें। बोला हाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 महीने का फॉरवर्ड भी है, 2 महीने के भी है, 3 महीने के भी है। आगे कहते हैं पेमेंट इज टू बी डन ऑन डिलीवरी। इसका क्या मतलब है? सर द मोमेंट मुझे इजिप्ट से कंसाइनमेंट मिलता है मुझे पेमेंट वहीं पे करनी ही करनी है। आगे कहते हैं रिसीट विल बी डन इन 1 मंथ टाइम ऑफ डिलीवरी। कौन सी डिलीवरी के 1 महीने बाद? इजिप्ट वाली? जर्मनी को जो हम यूरोप जो हम सामान भेज रहे हैं, यूरोप सामान मिलने के 1 महीने बाद पैसे आएंगे। यहाँ पे जब हमें इजिप्ट से सामान मिलेगा हम फौरी पैसे देंगे, फौरी पैसे देंगे। अब आओ थोड़ा सा इसको एक टाइमलाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। सर आज है टाइम 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। कौन से दिन क्या क्या होने वाला है कि मुझे बताएगा? इधर हम कॉन्ट्रैक्ट 1 की बात कर लेते हैं और इधर हम कॉन्ट्रैक्ट 2 की बात कर लेते हैं। कोई एनोटेट कर रहा है साथ साथ? ख्याल रखना भाई, पिछली क्लास में कोई अबू की तस्वीर बना के चला गया भाई। कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2 ये 2 चीजें, ठीक है। पहले महीने के एंड पे क्या होने वाला है? पहले महीने के एंड पे सर हमें कंसाइनमेंट इजिप्ट से रिसीव हो जाएगा। हमें यहाँ पे पेमेंट करनी है कोई?
पेमेंट नहीं करनी, उसी वक्त पेमेंट करनी है, उसी वक्त पेमेंट करनी है। कॉन्ट्रैक्ट 1 के केस में हमारी पेमेंट कब होगी सर? यहाँ पे होगी। सुकून से, बेशक कॉपी ना करो, मैं टाइम दे दूंगा, आराम से देख लो पहले। यहाँ हम पे करेंगे, ऐसा ही है, क्योंकि देखो 1 महीने बाद मेरे पास डिलीवरी आ रही है ना, दूसरी की डिलीवरी कब आ रही है सर? यहाँ पर इधर करेंगे, ऐसा ही है। और यूरो की केस में तो जर्मनी हम कंसाइनमेंट भेज रहे हैं, उसके पैसे कब मिलेंगे सर? कॉन्ट्रैक्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो रिसीव यहाँ पे होंगे और बाकी रिसीव यहाँ पर। पहले तो ये बिल्कुल डाडो सुठो काम कर लो कि भाई किस दिन मुझे पैसे लेने, किस दिन मुझे पैसे देने, पहले तो ये चीज डिसाइड हो गई। आज से 1 महीने बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट 1 के इजिप्शियन पाउंड पे करने, 2 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट 1 के यूरोज रिसीव करने। कॉन्ट्रैक्ट 1 खत्म हो गया, आज से 2 महीने बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट 2 की इजिप्शियन पाउंड पेमेंट करनी है और 3 महीने बाद उसके यूरोज रिसीव करना। पहले तो ये बात हम समझ लेते हैं आसानी से और आराम से, ठीक है। अब आ जाती है बात सर कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2 में कि मुझे कितने इजिप्शियन पाउंड्स पे करने और कितने यूरोज रिसीव करने। अब जरा यहाँ पे अमाउंट का शेड्यूल बना लो। सर कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2 दोनों के अंदर कुछ ना कुछ मुझे पे करना है, ठीक है, ऐसा ही है। तो सर यहाँ पे हम कर लेते हैं कि जी हमें पे कितना करना है और हमें रिसीव कितना करना है, ठीक है। पे हमेशा हमारी किस में हो रही होगी? इजिप्शियन पाउंड में, और रिसीव, ठीक है, यूरो। ऑल राइट। अब मुझे बताएं अमाउंट कितना है सर? सर अगर हम बेसिक कैलकुलेशन करते हैं तो कितने टन है यहाँ पे? 6000 टन। 6000 टन इंटू 10 ईजीपी, 6000 इंटू 10 कितना हो गया? 60,000 इजिप्शियन पाउंड्स। ये मुझे किस दिन पे करने होंगे आप बताएं सर? यहाँ पे करने होंगे, इधर पे करने होंगे। कितना अमाउंट होगा? 60,000। यहाँ लिख दूं 60,000 इजिप्शियन पाउंड्स, माइनस में लिखा है, क्लियर होगा, समझ आता है, ठीक है। सर दूसरी पेमेंट कब करनी है सर? 7,000 इंटू 10.5 कितना हो गया? 73,500 इजिप्शियन पाउंड, ठीक है। ये भी यहाँ पे करने हैं मुझे, लेकिन सर ये मुझे कब पे करने हैं? यहाँ पे इधर पे करने 73,500, इधर पे करने 60,000। रिसीव की अगर बात करें सर, कितने रिसीव करने हैं सर? 6,000 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट 1 के केस में मुझे 2.8 नहीं 6 इंटू 2.8 16,000 से 12,000 की आवाज लगाई थी किसी यूरोस, ऐसा ही है सर। रिसीव करने 16,800 यूरोस। अब चौथे पे आ जाओ, 7,000 इंटू 2.92 कितना हो गया? हाँ 20,440 यूरो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20,440 यूरो। अब मुझे बताओ बाइंग रेट सेलिंग रेट दोनों अप्लाई होंगे, तो अब रेट सेलेक्ट कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सचेंज रेट नजर आ रहे हैं, इधर इसी दिन के लिए एक्सचेंज रेट पढ़ाया था, ये नजर आ रहे हैं, बाइंग रेट सेलिंग रेट दोनों नजर आ रहे हैं। अब सिलेक्ट कर लेते हैं कि रेलिवेंट रेट है कौन से। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा जी मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है, बैंक ने बोला डन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कोई इसी मसले वाली बात नहीं है। सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई है। अच्छा, कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस ओवर ईच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक, हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। मुझे बताओ यहाँ पे मैं इजिप्शियन पाउंड का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। पहली पेमेंट 1 महीने बाद है, दूसरी पेमेंट 2 महीने बाद है। पहली पेमेंट 60,000 इजिप्शियन पाउंड है, दूसरी पेमेंट 73,500 इजिप्शियन पाउंड है। ये दोनों पेमेंट्स मेरे पास मौजूद है। रेट कौन सा बैंक मुझे ऑफर करेगा? यहाँ सेलिंग रेट इजिप्शियन पाउंड में खरीद रहा हूँ, बैंक मुझे बेच रहा होगा, बेचते वक्त कौन सा रेट अप्लाई होता है? सेलिंग रेट। सेलिंग रेट कोटेशन कैसी है? डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट? डायरेक्ट कोट है सर। ये 10 रुपए या 11 रुपए पर इजिप्शियन पाउंड है। दिस इज पर इजिप्शियन पाउंड एंड दिस इज पर यूरो, ऐसा ही है। तो रेट यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा? 11 रुपए और
12.5 रुपए। क्यों सर? सर ये बेसिकली हमारे सेलिंग रेट हैं और हमारा केस कौन सा है? फॉरेन करेंसी पेमेंट्स का केस। 1 मंथ और 2 मंथ्स क्यों आया? समझ आया? एवरीवन गेट्स इट? एवरीवन? ठीक है। अब आ जाओ पर यूरो पे। इधर कौन सा रेट रेलिवेंट होगा? सर यहाँ यूरो मुझे मिलेंगे, मैं जाके डीलर को सेल करूंगा, डीलर मुझसे बाय करेगा, रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? बाइंग रेट एप्लीकेबल होगा। कोटेशन डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। डायरेक्ट के केस में बाइंग रेट कौन सा वाला होता है? हाई वाला, लो वाला? लो वाला। हाई वाला करेक्ट। तो कौन सा रेट हुआ यहाँ पे? 160 और सॉरी 163 और 165। बस सीख गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, खत्म हो गई कहानी। यहाँ पे क्या मुश्किल है इसमें? नहीं, छुट्टी मांगनी क्यों आ जाते हैं भाई? अगला टॉपिक पढ़े, अगला चैप्टर पढ़े। 1 महीने बाद कोई रिसीट होगी? नहीं है ना कोई 1 महीने बाद रिसीट। तो 2 और 3 महीने। ये कहाँ से पिक किया? ये यहाँ से पिक किया। देखो इधर रिसीट होनी है दूसरे महीने पे और यहाँ होनी है तीसरे महीने पे। तो इधर भी मैंने इसको पिक किया दूसरा महीना और पिक किया तीसरा महीना। ठीक है। अब इस पे प्रॉफिट और लॉस निकल सकता है? आइए निकाल लेते हैं सर। देख लो आराम से, मैं कॉपी करने का टाइम दे दूंगा। प्रॉफिट लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट 1। कॉन्ट्रैक्ट 1 के केस में प्रॉफिट और लॉस क्या है? सर मैं रिसीव करूंगा यहाँ पे आफ्टर 2 मंथ्स। कितना रिसीव होगा सर? 6000 टन मल्टीप्लाई बाय 2.8 मल्टीप्लाई बाय कितना रेट? 163 इज इक्वल्स टू 27,38,400। सही है। अब आ जाओ पेमेंट। इसकी पेमेंट कब हो रही होगी? सर आफ्टर 1 मंथ पेमेंट हो रही होगी। आफ्टर 1 मंथ कितना? 6000 इंटू 10 इंटू रेट 11। अगर इनडायरेक्ट कोट होता तो मल्टीप्लाई करता डिवाइड करता? डिवाइड करते सर। कितना? 660,000। बस 27 लाख का माल बेचा 6,60,000 में। नेट 20,78,400। एक आध डिजिट कम तो नहीं है ना ये 660? ये हमारा प्रॉफिट आ गया ऑन कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा प्रॉफिट लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2। अब इसके केस में हमारी रिसीट कब हो रही है? रिसीट आफ्टर 3 मंथ्स। सर कंसाइनमेंट है 7,000 का। ओहो चलें जी। रिसीट आफ्टर 3 मंथ्स अगर हम देखें तो कितने हमारे पास टन्स थे? 7,000 मल्टीप्लाई बाय 2.92 मल्टीप्लाई बाय द रेट 165। 3372,600। ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास पेमेंट आफ्टर कितने महीने? 2 मंथ्स। 7,000 इंटू कितने इजिप्शियन पाउंड्स? 10.5 मल्टीप्लाई बाय विच रेट? 12.5 माइनस 750। प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2 24,53,850। ये दोनों पे निकल आया। यही वजह थी भाई कि हमने एक्सचेंज रेट को अंडरस्टैंड किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशन को अंडरस्टैंड किया था। दिस वाज द रीजन। ऐसे सवालों में इस तरह से रेट्स की एप्लीकेशन होंगी और आपको ये निकालना पड़ेगा कि इसका एंड रिजल्ट क्या आया। एग्जामिनर डज नॉट वांट कि आप बैठ के ये जो है वो तुक्के लगाएं कि अब डॉलर बढ़ने वाला है या कम होने वाला है।
एग्जामिनर वांट्स यू टू थिंक लाइक इन ट्रेजरर, जो एक कंपनी की ट्रेजरी डिपार्टमेंट में फाइनेंस के लोग होते हैं, वो किस तरह सोचते हैं कि यार हमें ये पता चल जाए कि हमें एग्जैक्टली अमाउंट देना कितना है या हमें अमाउंट मिलना कितना है। अब एक्चुअल में कोई भी चीज हो रही हो, इजिप्शियन पाउंड का रेट कहीं भी मूव कर रहा हो, यूएसडी का रेट कहीं भी मूव कर रहा हो, यूरो का रेट कहीं भी मूव कर रहा हो, मेरी पेमेंट और रिसीट क्या हो गई सर? मेरी पेमेंट और रिसीट कंप्लीटली सर्टेन हो गई, इट्स लॉक्ड। बैंक ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता क्यों है? एक तो गेन के लिए करता है, दूसरा इस तरह की ट्रांजैक्शंस और रिसीट्स और पेमेंट्स के अंदर बैंक को चार्जेस भी मिलते हैं, बैंक चार्जेस भी मिलते हैं। इसको कभी कभी आप बैंक कमीशन कहते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस कहते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं, बैंक की कॉस्ट कहते हैं, बैंक चार्जेस कहते हैं। इस तरह से एक अमाउंट भी मिलता है जो थोड़ा बहुत फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त पे करना पड़ता है, हर ट्रांजेक्शन में करना पड़ता है। जैसे आप IBFT करते हैं ना, आज अगर 25,000 से ऊपर होती है तो 0.1% आपके पास ट्रांजेक्शन कॉस्ट कटती है। इस तरह ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बैंक को मिलती है। इस सवाल में नहीं है, आने वाले सवालों में वो भी आएगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आएगी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर कभी सवाल में आती है तो ये याद रखो, वो रिसीट पे भी लगेगी और पेमेंट पे भी लगेगी। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, पेमेंट तो माइनस हो रही है तो उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस कर देते हैं, रिसीट ऐड हो रही है तो उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं। ये गलत है। दोनों क्या होंगे? दोनों माइनस होंगे, क्योंकि दोनों आपके क्या है? एक्सपेंसेस, दोनों आपके एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लो आराम से, एक दूसरे सवाल पर आते हैं। लेट मी जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। भाई एक सवाल आया बड़ा अच्छा हमारे पास कि सर यहाँ पर देखें, एक वक्त ऐसा आ रहा है जहां मैं रिसीव भी कर रहा हूँ, पेमेंट भी कर रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा मेरी रिसीविंग पहले हो रही होगी, पेमेंट बाद में हो रही होगी, कभी पेमेंट पहले हो रही होगी, रिसीविंग बाद में हो रही होगी। तो कोई ऐसा भी तो दिन होगा जब मेरे पास पेमेंट और रिसीट सेम डे में फॉल कर रही होगी, तो मैं ये ट्रांजेक्शन दोनों अलग अलग PKR में करने के बजाय पहले उनको नेट कर लेता हूँ। या तो मेरी रिसीट ज्यादा होगी या पेमेंट ज्यादा होगी। आम हालात में आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्या ज्यादा होना चाहिए? रिसीट ज्यादा, और अगर आप मेहरबान ज्यादा है तो पेमेंट ज्यादा। ठीक है, अगर आप मेहरबान ज्यादा है तो पेमेंट ज्यादा हो रही होगी, तो मैं इसको नेट कर लूँ। सेम करेंसी में ये पॉसिबल है, सेम करेंसी में ये पॉसिबल है। इसको कहते हैं मल्टीलेटरल नेटिंग। ये BFD में पढ़ोगे तुम लोग इंशाल्लाह, कि जब सेम करेंसी होती है तो हम रिसीट और पेमेंट वाले दिन पहले उनको नेट कर लेते हैं, फिर रिमेनिंग अमाउंट का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे करेंसी सेम है? नहीं सर, करेंसी सेम नहीं है। इसकी भी खैर एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि आप अगर यूरो में यहाँ पे रिसीव करेंगे तो आप अपने सप्लायर से यूरो में बात करें, कि छोड़ो इजिप्शियन पाउंड छोड़ो, यूरो में बात करते हैं। यूरो क्या है? स्ट्रॉन्गर करेंसी है। आपका सप्लायर भी क्या होगा इसमें? मोटिवेट होगा, लेकिन ठीक है चलो यूरो में बात करते हैं। आप उससे यूरो में खरीदें, यूरो में आगे बेच दें। अब दोनों करेंसी सेम है, इधर से पेमेंट भी यूरो में आनी है और रिसीट भी यूरो में जानी है। ज्यादा सेफ भी ये होता है, अगर करेंसी स्ट्रॉन्ग है किसी मुल्क की तो सेफ भी यही होता है कि आप पेमेंट और रिसीट दोनों इसी मुल्क के एतबार से करें। समझ में आती है बात? तो यहाँ पर अगर करेंसी सेम होती तो हम नेट कर सकते थे, नेट करते और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचता उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते, उसी को बैंक से डील करते, उसी को बैंक को जाके सेल या बाय कर लेते, जो भी पेमेंट और रिसीट का केस बचता। लेकिन ऐसा सेम करेंसी वाला केस यहाँ पे नहीं है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम ग्लैड समवन आस्क्ड अबाउट इट। ये हो सकता है। इसीलिए कन्वीनियंस के लिए ना दुनिया भर में ट्रेड करेंसी कौन सी इस्तेमाल होती है? डॉलर, जो कि अब डिक्लाइनिंग पर है। अब चाइना लगा हुआ है बहुत ज्यादा तबीयत से कि मैं अपनी कोई करेंसी ऐसी ले आऊं जो USD के पावर को क्या कर दे, तोड़ दे। एक ब्लॉक बना हुआ है, पता है तुम्हें उसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बहुत जल्द क्या कौन इसका पार्ट बनने वाला है? रशिया। पाकिस्तान तो क्या बनने वाला है? पाकिस्तान की बात कर रहे हो मियाँ, पाकिस्तान जो बनने वाला है वो हम बोल भी नहीं सकते यहाँ। बहरहाल रशिया बनने वाला है इसका पार्ट, ये बन चुका है। ये रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका का सही फेस उनको नजर आया। अब वो अपनी करेंसी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो ग्लोबल ट्रेड, ये जो करेंसी है USD, इसको जो है वो रिप्लेस करें। लेकिन आपको क्या लगता है USD क्यों ट्रेडिंग के लिए जो है एक सुपीरियर पार्टनर है? स्टेबल है सर। जिस वक्त पेट्रो साइन हुआ था और इन्होंने अरबियों से कहा था कि जी आप हमारी करेंसी में ट्रेड करें, हम आपको बहरी जहाज देंगे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, टर्किश आपको आके हमला नहीं कर सकते, हम आपकी सारी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे। उस टाइम पीरियड पे जो एक वादा हुआ था ना, वो ये होता कि इन्फ्लेशन विल नॉट बी मोर देन 2%। 2% से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं बर्दाश्त है सऊदी को, अगर US डॉलर के अंदर इन्फ्लेशन आ रही है। अब आज चाइना कह रहे हैं मेरी करेंसी में ट्रेड करो, लेकिन चाइनीज करेंसी रख के मैं करूं क्या करूं? USD जब लोग रखते हैं तो उसका क्या करते हैं? US की बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज सुपर स्टेबल बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 1%, 2%, 3%, 4% उस पर आपको रिटर्न मिल रहा होता है।
सऊदीया की सबसे ज्यादा जो शेयर्स की इन्वेस्टमेंट, इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है वो यूएस में है। सिलिकॉन वैली वहां पर है, सारी इनोवेशंस वहां होती है। टेस्ला वहां से निकला है भाई, फेसबुक से गूगल्स ऑफ द वर्ल्ड वहां से निकले हैं। चाइना कॉपी पेस्ट कर रहा है। चाइना की इतनी स्टेबल बॉन्ड, अब तुम लोग बॉन्ड्स पढ़ चुके हो, समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। चाइना की इतनी स्टेबल बॉन्ड मार्केट नहीं है, तो मैं चाइनीज करेंसी रख के करूँ क्या करूँ, व्हाट वुड आई डू। तो बस 10 गीदड़ मिलकर एक शेयर को गिरा रहे, हमारे एक टीचर कहते हैं। वो शेयर गिर गया तो गिर गया, नहीं गिरा तो फिर ये गीदड़ सब मारे जाएंगे, फिर एक नए तरीके से सुप्रीम तरीके से जो है वो यूएस ऊपर आएगा। तो दिस इज द डिसाइडिंग ईयर, 2023 डॉलर के लिए डिसाइडिंग ईयर है कि दुनिया की रिजर्व करेंसी रहता है नहीं रहता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हम आज पाकिस्तान में डॉलर मांग रहे हैं, अगर युआन रिजर्व करेंसी हो जाती है तो हम युआन, अल्हम्दुलिल्लाह हम युआन मांगेंगे। हम बोलेंगे अब हमारे डॉलर नहीं है, ठीक है डॉलर कम थे, डॉलर गिर गया, अब हमें युआन चाहिए, अब हमें युआन पे कोई क्रूड ऑयल दे दे। असल तो उस क्रूड ऑयल के अगेंस्ट कुछ देने के लिए हो ना आपके पास, चाहे कोई करेंसी हो चाहे कोई कमोडिटी हो, हमारे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है देने के लिए। चले जी, अब आ जाए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले जी, अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, उसी हैंडआउट के अंदर जिसमें आपके पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, ठीक है, उसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। दिस इज फ्रॉम बीएफडी 2008, ठीक है, बीएफडी का ये सवाल है 2008 का, जब पहले वहीं पे सिर्फ ये टॉपिक्स डिस्कस होते थे। Momin Industries Limited is engaged in the business of export of superior quality basmati rice to US and EU countries. On May 15, किस डेट पे? May 15, 2008, MIL negotiated an order from TLI Incorporation, a USA-based company, for the supply of 10,000 tons of rice at the rate of कितना? US dollar 2,000 per ton. Immediately after acceptance of the order by MIL, the government imposed a ban on the export of rice. In view of the long-standing relationship, MIL has offered to supply the rice through Thailand, which has been accepted by TLI. जो कंपनी थी यूएस में जिसने हमसे माल खरीदा था, उसने कहा ठीक है आपके मुल्क में एम्बार्गो लग गया है, आप मुझे थाईलैंड से परचेज करके दे दो। After due consultation with the Thai company, MIL and TLI agreed to the following terms and conditions on May 31, 2008. The quantity and price per ton will remain अनचेंज्ड, यानी 10,000 टन होगी और 10,000 टन के साथ रेट क्या होगा? $2,000 पर टन, ठीक है। फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 4,000 टन्स विल बी शिप्ड इन द लास्ट वीक ऑफ जून 2008, यानी ये कब आ रहा है? जून 2008 आखिर में आ रहा है। एंड द बैलेंस विल बी शिप्ड ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2008, यानी यहाँ आपकी डिलीवरी 2 पार्ट्स में हो रही है। 4,000 कब हो रहे हैं? जून के आखिर में। 6,000 कब हो रहे हैं? जुलाई के आखिर में। Shipment will be made directly to TLI. TLI will make payment to MIL after 1 month of shipment. सामान मिलने के 1 महीने बाद TLI पैसे देगा। किस करेंसी में? डॉलर, यूएस डॉलर में। किस हिसाब से? पर टन $2,000 के हिसाब से, ठीक है। आगे कहते हैं it was agreed with the Thai company that MIL shall make the payment on shipment. पैसे कब पे करने हैं? जिस वक्त डिलीवरी होगी उसी वक्त, और डिलीवरी कब कब है? जून के आखिर में और जुलाई के आखिर। तो 2 पेमेंट्स हो गई, 4,000 टन की पेमेंट जून के आखिर में, 6,000 टन की पेमेंट जुलाई के आखिर में। 2 रिसीट हो गई, 4,000 टन की रिसीट जुलाई के आखिर में और 6,000 टन की रिसीट अगस्त के आखिर में। 1 महीने का डिफरेंस है इसलिए अगस्त के आखिर में। शिपमेंट विल बी, अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद एट द रेट ऑफ थाई बात 50,000 पर टन। बेचा हमने 2,000 पर टन पे, खरीदा कितने पे? 50,000 थाई बात। आगे कहते हैं MIL has a policy to hedge all foreign currency transactions in excess of 25 million by obtaining forward cover. इनकी पॉलिसी है सारी ट्रांजेक्शन में फॉरवर्ड कवर ऑब्टेन करते हैं। MIL's bank has arranged the following forward cover and advised the following exchange rates on May 31, 2008. आज May 31 को मुझे टेंशन हो रही है कि मुझे पैसे देने जून के आखिर, जुलाई के आखिर में, मुझे पैसे लेने जुलाई के आखिर, अगस्त के आखिर में। तो जो पैसे देने हैं वो भी एक्सचेंज रेट के साथ है, जो पैसे लेने हैं वो भी एक्सचेंज रेट के साथ है। दोनों के रेट के लिए वो क्या ऑब्टेन करेगा? यहाँ पे फॉरवर्ड कवर ऑब्टेन करेगा, ठीक है। तो वहीं फॉरवर्ड कवर का रेट डिसाइड करते हैं। स्पॉट कितना चल रहा है आज? पहले सिर्फ थाई बात को देखो, तो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। क्यों सर? दिस इज पर थाई बात, रुपी पर थाई बात, ठीक है। रुपी आपको नॉर्मली छोटी करेंसी मिलेगी अक्सर जगहों पे। 1 महीने का फॉरवर्ड, 2 महीने का, 3 महीने का। पहले बताओ कौन से कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करूं? पेमेंट की बात कर रहे हैं, थाई बात में पेमेंट हो रही है।
2 और 3 थाई बात की पेमेंट कब कब हो रही है सर? जून के आखिर में और जुलाई के आखिर में। आज हम खड़े हैं वो कहाँ पे खड़े हैं सर? अगर टाइमलाइन बनाओ ना इसकी छोटी सी, मैं टाइमलाइन बना देते हैं। आज हम खड़े हैं मई 2008 पे। यहाँ है जून का एंड, यहाँ है जुलाई का एंड, और यहाँ है अगस्त का एंड। ठीक है, इधर हमें पे करना है थाई बात, नहीं पे करने जून के एंड पे कोई भी। तो 1 महीना कब कंप्लीट हो रहा है देखो, शिपमेंट के 1 महीने बाद, तो वो हमें पे करेंगे भाई, कस्टमर पे करेगा डॉलर में। मैं थाई बात की बात कर रहा हूँ, जो सप्लायर है जिससे खरीदा है उसका बताओ जून के आखिर। सर यहाँ मुझे पे करना है, ठीक है, और यहाँ मुझे पे करना है, ऐसा ही है। रिसीव कब कब करना है सर? यहाँ रिसीव करना है और यहाँ रिसीव करना है। इससे मुत्तफिक हो? कोई इख्तलाफ उलमा में यहाँ पे? नहीं सर, कोई इख्तलाफ नहीं। अब आ जाए, ये सर्टेन हो गया कि सर 1 महीने और 2 महीने वाला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना है इन द केस ऑफ थाई बात, 2 महीने और 3 महीने वाला इन द केस ऑफ यूएसडी। आसान हो गई जिंदगी, आसान हो गई। अब बताओ रेट कौन सा पिक करूं? अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ, अच्छा लगता है। आप बताओ। हाँ, यू आपसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पीछे बिल्कुल। हाँ, कौन सा रेट पिक करेंगे? पहले बताओ, कॉन्ट्रैक्ट वाली बात समझ आ गई? 1 महीना और 2 महीना, तो रेलिवेंट कौन से हुए? ये दोनों रेलिवेंट हुए पेमेंट के लिए, ये वाला और ये वाला, ऐसा ही है। अब मुझे थाई बात चाहिए या मुझे थाई बात बेचने हैं डीलर को? मुझे आई मीन कंपनी, नहीं, जिससे पूछा वो बताए। थाई बात आपको एज ए कंपनी चाहिए या आप डीलर को देंगे अपने पास से? आपको पेमेंट करनी है, चाहिए। डीलर आपको क्या करेगा? सेल करेगा। ये कोटेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। डायरेक्ट के केस में डीलर चूंकि सेल करेगा तो सेलिंग रेट अप्लाई होगा, ऐसा ही है। और सेलिंग रेट डायरेक्ट कोर्ट में कौन सा वाला होता है? हायर वाला। तो यहाँ पे 2 रेट्स कौन से पिक हो गए सर? 2.33 और 2.31। ये जो स्पॉट रेट दिया हुआ इसका कोई काम है? नहीं सर, आज तो कुछ होना ही नहीं है, स्पॉट रेट का कोई काम नहीं है। ठीक है, क्या पर थाई बात ₹2.33 पर थाई बात। थाई बात एक है और ₹2.3 रुपीज। देखो पीकेआर चेंज हो रहा है ना, तो डिनोमिनेटर फिक्स है, फिर ये इनडायरेक्ट हो जाता। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटर में ₹2.33 पर थाई बात, पर मतलब डिनोमिनेटर में थाई बात। क्या ये समझ आता है सबको? अब पिक करते हैं सेलिंग रेट, सॉरी रिसीट वाला केस। रिसीट वाला केस इज अगेन दिस इज आल्सो पर यूएसडी। हाँ जी, हैंगिंग मैन तुम बताओ। पहले तो बताओ डायरेक्ट है इनडायरेक्ट कोट है? डायरेक्ट है सर, साइड कर दें, बिल्कुल डायरेक्ट हो गया। और अब यूएसडी तुम्हारे चाहिए या तुम्हारे पास आएंगे? तुम्हारे पास आएंगे। जब तुम्हारे पास आएंगे तो तुम डीलर को सेल करोगे? डीलर को सेल करेंगे सर, डीलर को सेल करेंगे तो डीलर हमसे बाय करेगा, तो रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? बाइंग रेट। बाइंग रेट डायरेक्ट कोर्ट में कौन सा वाला होता है? कम वाला होता है। तो वो कौन कौन से रेट है? ये मुशर्रफ के दौर का सवाल है, इसलिए 65 लिखा हुआ है। आज डॉलर 265 में भी दस्तयाब नहीं है। ये मुशर्रफ के दौर का 2008 का सवाल, या चलो अर्ली पीपल्स पार्टी के दौर का, सॉरी 2 महीने 65.77 और 66.10। नया क्या है सवाल के अंदर? सर नया है चार्जेस। बैंक चार्जेस a commission of 0.01% on each transaction. Calculate the profit or loss on the above transaction if the shipments are made according to the agreed schedule. सर अगर ये अपने टाइम पे पेमेंट हो जाती है तो आप प्रॉफिट और लॉस निकालो ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। आइए निकाल लेते हैं सर। प्रॉफिट लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। सर पहले सारा रिसीट्स का केस देख लेते हैं।
कितनी रिसीट्स है हमारे पास? कौन कौन सी? सर एक है शिपमेंट 1, दूसरी है शिपमेंट 2। शिपमेंट 1 कब आएगी? सर आएगी जून में, पेमेंट जुलाई में आएगी। पेमेंट जुलाई में आएगी। ऐसे ही सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, समझ आ नहीं रहा है। 4000 टन मल्टीप्लाई बाय $2000 मल्टीप्लाई बाय 65.77 सर। यहाँ पे 6000 टन मल्टीप्लाई बाय $2000 पर टन मल्टीप्लाई बाय 66.10। बताएं जी क्या अमाउंट आता है? करो चार्जेस अभी बताता हूँ, चार्जेस बताता हूँ। तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो? हाँ ये भी कर सकते हो, 99.99% भी कर सकते हो, लेकिन पहला सवाल है ना, तो वर्किंग पूरी कर लो ताकि एग्जाम के टाइम पे याद आए कि 99.99 था क्या। समझ में आ रही बात? 5 to 6.16 मिलियन। ओहो फिर कुछ हो गया। नहीं सही, इज्जत रख ले भाई, आज की क्लास पूरी होने दे, अगले वाले में कर लेना। 793.2 मिलियन, ऐसा ही है। या ऊपर रुपीज इन मिलियन की हेडिंग डाल लेते हैं। अब यहाँ पे आप ले लें ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे आ सकती है? 526.16 प्लस 793.2 मल्टीप्लाई बाय कितना? 0.01%। बताओ कितना आ रहा है? और राउंड ऑफ कर लेना 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इतना पीछे आ रहा है। 0.0526 तो 053 कर लें। 0.053 ये सही है। 053 क्या? चेक करो भाई क्या गलती की है। एक ही अमाउंट तो नहीं लिया, दोनों ले लिए। कितना है? 0.132 0.132 है भाई अमाउंट। यहाँ पे मुझे इसका एक नेट फिगर बता दो। 1319.29 कर दूं? चलेगा? ठीक है, ये हो गई तुम्हारी क्या? नेट रिसीट। ये क्या चीज हो गई? नेट रिसीट हो गई। ठीक है, दिस इज योर नेट रिसीट। अब आ जाती है बात किसकी? क्या? ट्रांजेक्शन कॉस्ट 0.29 की जगह 0.23। चलो 0.23 कर लिया, सही है। नेट रिसीट कितनी हो गई तुम्हारी? 1319.23। अब केस किसका है? पेमेंट्स का। सर पेमेंट्स के सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो पेमेंट्स कितनी है? शिपमेंट 1, शिपमेंट 2 और फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, शिपमेंट 1 कितने की हो गई जी? 4000 टन मल्टीप्लाई बाय 50,000 सर, मल्टीप्लाई बात है। और रेट कौन सा? 2.33। कितना हो गया जी? यहाँ पे हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई। एक मिनट यार, 2.31। सब आज सवाल आजमा रहे हैं। पहला वाला 6000 है। सॉरी 6000। एक मिनट दे दो मुझे बस।
क्या है अमाउंट, फिगर बताओ। 466 पॉइंट राउंड 0 और 693.0, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन कॉस्ट निकाल लो, 466 प्लस 693 मल्टीप्लाई बाय 0.01%, कितना हो गया? 0.12। अब नेट बता दो। ये हुई ना, गलती हुई ना, ये वाला पेमेंट में प्लस हो जाएगा, पेमेंट के अंदर प्लस हो जाएगा। स्क्रीन सही हो गई है तो वन नोट कह रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं। ठीक है, ऐड कर दो इसको, कितना हो गया? पेमेंट इससे बढ़ जाएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से पेमेंट का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा। रिसीट का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, पेमेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। चलो टोटल 1159.12, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी टोटल पेमेंट, नेट रिसीट और टोटल पेमेंट, ऐसा ही है सर। नेट रिसीट और टोटल पेमेंट, इसका जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या है? प्रॉफिट। टोटल पेमेंट्स। अब आप यहां पे निकाल लें प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 1319.23 माइनस 1159.12, 160.11, ठीक है। प्रॉफिट हो गया जी 160.11। यहां तक आते आते हमारे ये सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो गए। समझ में आया भाई कैसे प्रॉफिट निकाला हमने? ये यहां तक आते चले जी। अब इसी सीरीज में हमारे पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक और सवाल मौजूद है। दिस क्वेश्चन गोज बाय द नेम ऑफ जैन एक्सपोर्टर्स लिमिटेड या जैन एक्सपोर्टर्स एंटरप्राइज। जो लोग जूम पर हैं उन्हें आवाज आ रही है, वीडियो प्रॉपर्ली आ रही है, बता दीजिएगा प्लीज। हाँ मैं मंगवा देता हूँ, मेरे पास भी नहीं है फिलहाल तो। चलें। On 25th May 2015, Zen Exporters Enterprise received an order from Windmill Incorporation, USA-based company for supply of 7,500 tons of cotton yarn. The price was agreed at USD 2,500 per ton. कितना agree किया हमने per ton price? 2,500. Payment is to be made within 13 days of shipment. ये कौन payment करेगा? हाँ जी, Windmill Incorporation, ठीक है। On 27 May 2015, due to fire in warehouse, stock of cotton yarn was completely destroyed. Since Z was unable to get the required quantity locally, it offered to supply cotton yarn from Egypt, which was accepted by WI. It was agreed that the quantity and price per ton would remain the same. However, the order would be dispatched in 2 shipments as follows. 4,000 टन किस डेट पे? 30 जून पे, और 3,500 टन 31 जुलाई पे। It was agreed between Egyptian company and Z that payments would be made on shipment. जब मैं अपने सप्लायर को पेमेंट करूंगा वो उसी वक्त at the rate of Egyptian pound 18,000 per ton. Z has a bank policy to hedge all foreign currency transactions by obtaining forward cover. Z's bank has arranged the forward cover and advised the following exchange rates on the same date. Spot rate दिया हुआ है, 1 month forward, 2 months, 3 months. Direct quote है, indirect quote है? 1 unit of foreign currency is equals to PKR की यूनिट्स दिए हुए, 13 रुपए का इजिप्शियन पाउंड है, 13 रुपए 80 पैसे का इजिप्शियन पाउंड है, 14 रुपए का इजिप्शियन पाउंड है, 101, 102, 103 रुपए का डॉलर है। ये बहुत पुराने रेट है। द बैंक चार्जेस अ कमीशन ऑफ 0.01% ऑन द ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का सवाल इस तरह नहीं आता, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का सवाल आता है दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिलके। एग्जामिनर आपसे कहता है भाई रिजल्ट निकालो चारों का और बताओ सबसे बेहतर कौन सा है। तो चूंकि सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अभी हमें पढ़ना है तो हम इस तरह के सवाल कर रहे हैं। आगे जाके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी जब एक ही सवाल में 2-3 किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे।
फॉरवर्ड भी उसी में होगा, फ्यूचर भी उसी में होगा, मनी मार्केट हेज भी उसी में होगा, और हमें देखना होगा कि सबसे बेहतर कौन सा है। तो वो वाले सवाल अभी नेचुरली कर नहीं सकते क्योंकि हमने बाकी चीजें पढ़ी भी नहीं है, इसलिए हम इस तरह के नेचर के सवाल कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लें इसको। चलें जी, साथ साथ में सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सर यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, हमें पेमेंट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते वक्त सबसे पहले हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमारे फॉरवर्ड रेट्स क्या होंगे। सर इजिप्शियन पाउंड की हमें पेमेंट करनी है बिकॉज वी आर द इंपोर्टर, वी आर द बायर। हम जाके डीलर से इजिप्शियन पाउंड्स क्या करेंगे, खरीदेंगे, डीलर हमें सेल करेगा। डायरेक्ट कोर्ट के केस में सेलिंग रेट कौन सा वाला होता है, बड़ा वाला होता है। और सर पेमेंट के दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक पहले महीने पे और एक दूसरे महीने पे। क्यों, आज है 27 में, पहली पेमेंट होनी है 4000 टन की 30 जून को, यानी कि एक महीने बाद। दूसरी पेमेंट होनी है 31 जुलाई को, यानी कि 2 महीने बाद। तो ये पहले महीने का फॉरवर्ड और ये दूसरे महीने का फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो रेट सप्लाई हो सकते हैं सेलिंग रेट के पर्सपेक्टिव से। सर 13.65 और 13.8। आज का स्पॉट रेट किसी काम का है? नहीं सर, स्पॉट रेट किसी काम का नहीं है। फिर अगर मैं इसी तरीके से बात करूं रिसीट्स की, तो रिसीट्स के केस में सर फॉरेन करेंसी मुझे मिलेगी, मैं डीलर को जाके बेचूंगा, डीलर मुझसे खरीदेगा। बाइंग रेट डायरेक्ट कोर्ट में कौन सा वाला होता है, कम वाला होता है। कॉन्ट्रैक्ट दूसरे महीने के एंड पे और तीसरे महीने के एंड पे, तो ये दोनों रेट्स हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए। तो सर हम बात कर लेते हैं अब रिसीट्स की। सर रिसीट्स के केस में हमारी दो शिपमेंट्स हैं। पहली रिसीट होगी हमारी यहाँ पे 31 जुलाई को और फिर होगी 31 अगस्त को। जुलाई 31 और अगस्त 31। पता नहीं वन नोट को क्या हो रहा है। सर जुलाई 31 अगर देखें तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 4000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमने एग्री कितना किया हुआ है सर, 2500 टन का रेट एग्री किया हुआ है, ऐसा ही है। 2500 101.55। और यहाँ पर है बाकी 3500 मल्टीप्लाई बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 101.3। बताएं जी कितनी रिसीट आती है? 1015 सॉरी 1015। एक्चुअली ये क्लाउड से कनेक्ट हुआ हुआ है तो बार बार अपलोड कर रहे हैं वहां पे। मैं इंटरनेट स्लो होने की वजह से रुक रहा हूँ, अगर मैं इंटरनेट बंद कर दूंगा तो जूम ऑफ हो जाएगा। अगर अभी इंटरनेट बंद कर दे तो उसको क्लाउड पे अपलोड ही नहीं करना पड़ेगा, तो ये लोडिंग का मसला नहीं है क्या? क्लाउड लॉग आउट कर दूं, 1 मिनट रुको करते हैं, इसको कंप्लीट कर लें पहले। 1015.5 यहाँ पे आ जाएगा रुपीज इन, नहीं 1015.5 886.81 886.4 है। चेक कर लो भाई, चेक कर लें। 3500 इंटू 2500 इंटू 101.3 यही है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है?
ट्रांजेक्शन कॉस्ट 1015.5 plus 886.4 multiply by 0.1%. 0.01%. जी 0.19. चलो जी 0.19 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गई। अब इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे जी, नेट कर देंगे। नेट करके निकाल लेंगे हमारी नेट रिसीट क्या बनती है। इसी तरीके से पेमेंट्स आ जाएंगी। कितनी आ रही नेट रिसीट? 1902.7। पेमेंट्स की अगर बात करें तो एक है जून 30 को, दैट इज 4,000 मल्टीप्लाई बाय 18,000 इजिप्शियन पाउंड। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 13.65। ठीक है, जुलाई 31। हाँ ये कर सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा हमारे पास ये वन नोट जो है वो अटक रहा था, तो सोल्यूशन हमने यहाँ पे पहले सॉल्व कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हुई हैं। देखिए हमारे पास दो चीजें थी, एक थी रिसीट वाली साइड, एक थी पेमेंट वाली साइड। रिसीट वाली साइड मेरे पास हो रही थी जुलाई 31 को और अगस्त 31 को ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ रही थी। पेमेंट वाली साइड मेरे पास आ रही थी जून 30 को और जुलाई 31 को, फिर इनकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ रही थी। ठीक है, 4,000 टन इंटू 2,500 ये रिसीट है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर मल्टीप्लाई बाय रेट। पेमेंट में 18,000 इजिप्शियन पाउंड मल्टीप्लाई बाय रेट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमने दोनों की 0.01% यहाँ पे टेकअप कर ली और रिसीट में से पेमेंट को माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट इस सवाल का कैलकुलेट कर लिया। ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे बनता है 49.33। 49.33 ये 49.33 इस पूरी ट्रांजेक्शन का नेट प्रॉफिट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपके पास अगर सवाल आता है तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो रिसीट और पेमेंट को सही निकालना ही है। अगर आपने रिसीट और पेमेंट सही निकाल लिया, आप ये डिसाइड करने में कामयाब हो जाएंगे कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अगर रिसीट और पेमेंट सही नहीं निकाला तो फिर हमारा अल्टीमेट कंक्लूजन गलत हो सकता है कि हमें यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट टेकअप करना है या नहीं टेकअप करना। डज इट मेक सेंस टू एवरीबॉडी? समझ में आती है बात? ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का अल्टीमेट मकसद है। ठीक है, आपके पास पेमेंट या रिसीट का एक केस होगा। सबसे पहले ये चेक करो कि फॉरेन करेंसी की पेमेंट हो रही है या रिसीट हो रही है। आपके पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोटेशन में से एक कोट होगा। सबसे पहले ये चेक करो कि डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट। आपने पेमेंट रिसीट समझ लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ लिया, अब डिसाइड होगा कि बाइंग रेट लें या सेलिंग रेट लें। बाइंग रेट और सेलिंग रेट आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका रूल हमारे पास क्या है सर? डायरेक्ट कोट के केस में हमारे पास बाइंग रेट कम वाला, सेलिंग रेट ज्यादा वाला। इनडायरेक्ट कोट के केस में बाइंग रेट ज्यादा वाला, सेलिंग रेट कम वाला। आपने रेट सही पिक किया, पेमेंट और रिसीट का मैकेनिज्म सही पिक किया, डेट सही पिक की, आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को सही पिक करेंगे। या तो ये सवाल पूरा सही होगा या ये सवाल पूरा गलत, बीच की कहानी नहीं। मिसाल है आपने फॉरेन करेंसी को रिसीट ट्रीट कर लिया अगर, तो फिर तो आप रेट भी गलत उठाएंगे। और ये एग्जामिनर यूं नहीं सोचेगा कि देखो इसने चूंकि रिसीट उठाई है और उसको पता है रिसीट में बाइंग रेट लगता है तो उसने बाइंग रेट पिक किया है। एग्जामिनर वुड से एक स्टेप गलत, गलत सेलिंग रेट पिक करना था, बाइंग पिक किया, सेकंड स्टेप गलत। समझ में आ रही है बात? अकाउंटिंग में हम चूंकि एक नंबर कभी कभी गलत अगर कैलकुलेट कर लेते हैं लेकिन दूसरा स्टेप सही होता है, सिर्फ वैल्यू इनपुट गलत होता है तो वहां पे मार्क्स सिर्फ एक स्टेप के कटते हैं। यहाँ वैल्यू इनपुट का मैकेनिज्म ही गलत हो जाएगा। सेलिंग रेट की जगह क्या उठा लोगे? बाइंग। बाइंग की जगह क्या उठा लोगे? सेलिंग। तो या तो ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारे पास ठीक होगा या ये पूरा क्वेश्चन गलत।
इसके अंदर भी रूल यही है कि तुम्हारा एक हैंडआउट बना हुआ है, इसी हैंडआउट को एक दफा और कर लोगे तुम अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। ज्यादा तुम्हें इधर उधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन सारी बात यह है कि तुम पेमेंट रिसीट सही पिक करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही पिक करो। पेमेंट रिसीट सही पिक किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही पिक किया, बाइंग रेट सेलिंग रेट को सही पिक कर लोगे, सही तरीके से वो सॉल्व हो जाए सवाल। मुझे एक बात बताओ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर दोनों जो करेंसीज होती हैं, लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसी, दोनों के यूनिट्स दिए हुए होते हैं या एक हमेशा वन पर स्टैंड कर रहा होता है? यानी डिनोमिनेटर में जो करेंसी है वो एक यूनिट होगा, या हम यूं बोलेंगे कि 300 PKR इज इक्वल टू $300, इस तरह बात करते हैं, या एक फॉरेन करेंसी होती है, एक यूनिट होता है? डायरेक्ट कोड के केस में एक फॉरेन करेंसी का यूनिट और मल्टीपल लोकल करेंसी के यूनिट। इनडायरेक्ट के अंदर एक यूनिट ऑफ लोकल करेंसी, मल्टीपल यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मुझे बताओ यहाँ पर इस केस में तुम्हारे पास PKR 1 की फॉर्म में है या फॉरेन करेंसी 1 की फॉर्म में? तो बताने की जरूरत है? हाँ, फिर भी तुम ये देखते हैं कि कौन सी करेंसी वैल्यूज में दी हुई है, यानी 2, 4, 1.2, 1.5, 1.6 जो वैल्यू में दी हुई है वो तुम्हारे पास कहाँ फॉल करती है? वो न्यूमरेटर में करती है। जो सिंगल यूनिट की फॉर्म में दी हुई है वो कहाँ फॉल करती है? वो डिनोमिनेटर में करती है। समझ में आ रही बात? जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अल्लाह करे तंग ना करे हमें। जैसे मिसाल इस तरह लिखा हुआ है GBP और यहाँ लिखा हुआ है 1.2 USD से 1.4 USD। अब अगर मैंने GBP के बराबर में 1 नहीं भी लिखा तो समझ क्या आ रहा है कि दिस 1.2 USD इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ GBP। ये 1 यूनिट ऑफ GBP की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप बोलेंगे यार ये इस तरह से लिखा हुआ है 1.2 USD पर GBP। ये क्या बन जाएगा? अगर GBP फॉरेन करेंसी है तो डायरेक्ट कोड, अगर GBP लोकल करेंसी है तो इनडायरेक्ट कोड। इनडायरेक्ट फॉरेन करेंसी लोकल करेंसी कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो क्वेश्चन में वो ये बताएगा कि जो कंपनी की ट्रांजैक्शन हो रही है वो कंपनी लोकली रिजाइड कहाँ करती है, किधर मौजूद है। अगर मिसाल के तौर पे कंपनी यूरोप के अंदर बैठी है और वो पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रही है तो उसकी फॉरेन करेंसी क्या है? रुपीस, PKR। अब ये मैंगोज का सीजन आने वाले ना, मिसाल है आम का एक कंटेनर वहां पर जा रहा है तो वो पेमेंट किस में करेंगे? हमें USD, यूरो, जो भी हमारी बात होती है, जिस भी ट्रांजेक्शन में बात होती है उसमें करेंगे। लेकिन उनके लिए फॉरेन करेंसी कौन सी है? PKR। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हमें ये समझना है ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है। फॉरेन करेंसी हम पे कर रहे हैं या फॉरेन करेंसी हम रिसीव कर रहे हैं? फॉलो हो गया, सेट असाइड कर दो। दूसरा स्टेप, हम आइडेंटिफाई करेंगे डायरेक्ट कोटेशन है या इनडायरेक्ट कोटेशन। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई हो गया। तीसरा स्टेप, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो टाइम क्या है जहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, पेमेंट करने जा रहे हैं। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, कौन सा वाला? कब हमें रिसीट करनी है, कब हमें पेमेंट करनी है। जब रिसीट या पेमेंट करनी है कॉन्ट्रैक्ट भी वही वाला पिक करना। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, अब देखना है कि तुम्हारा डायरेक्ट कोटेशन के अंदर बाइंग रेट कौन सा है, सेलिंग रेट कौन सा। अब आप इसको अप्लाई करेंगे, करेंसी कन्वर्ट करेंगे, आपका पूरा सवाल सही हो सकता है। यहाँ पूरा सवाल, बस ट्रांजैक्शन कॉस्ट में इस चीज का ख्याल करना कि पेमेंट में से उसको माइनस नहीं कर देना। या तो आप बिल्कुल इस तरीके से कर लें जैसे हमने इस सवाल में किया हुआ है कि तीनों को हमने नेगेटिव ले लिया, पेमेंट भी बाकी दो भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या हो गया? ऐड हो गया, और यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। जबकि इस सवाल के अंदर हमने ऑल्टरनेट फॉर्म किया था। हमने यहाँ पे क्या किया था? पेमेंट को पॉजिटिव नंबर दिखाया था, तो फिर यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को क्या किया? ऐड किया। अल्टीमेटली देखो माइनस ही हुआ है यहाँ पे, ये 1159 हमने माइनस ही किया, अल्टीमेटली माइनस ही हुआ है। तो या तो आप यहाँ पे माइनस करके दिखा दें या फिर इस तरीके से नंबर तीनों की रिप्रेजेंटेशन माइनस में दिखा दें और ये तीनों यहाँ पे ऐड हो जाए। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? दिस वाज अबाउट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दो छोटी छोटी इसकी एग्जांपल क्वेश्चंस की हमने 2-3 और क्वेश्चंस करने के बाद इसको सॉल्व कर लिया।